गुड आफ्टरनून। सर्वर एरर था, करेक्ट हो गया है। आदित्य राज, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सारे लोग बताएं। ईशा पटेल, प्रकाश, ऑडियो वीडियो क्लियर? जयप्रकाश गुप्ता, ओके। समीर खान, ओके। गुड आफ्टरनून। सचिन आर्या भी आ गए, गुड। जीएस यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर फोर्थ, जिसका टाइटल है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसकी विवेचना आज से शुरू हो रही है। एथिक्स खंड, ये नया खंड है जो आज से कुछ वर्ष पहले यूपीएससी मुख्य परीक्षा में ऐड किया गया था 13-14 में। ध्यान रखेंगे और उसकी विवेचना हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज से। सारे लोग, चूंकि ये बैच कई दिनों से चल रहा है, जिसमें कई अन्य पक्षों की पढ़ाई हो चुकी है, बट इस इथिक्स वाले खंड की शुरुआत आज से हो रही है। उसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुन लेंगे। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। 3 चरणों को क्रॉस करते हो, इसका मतलब आप सिलेक्शन पाने जा रहे हो। मतलब अगर आप उस कट ऑफ को भी हिट कर रहे हो तो पहला चरण अत्यंत घातक चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें सबसे अधिक लोग किनारा पकड़ते हैं। सबसे अधिक लोग इसी में इलिमिनेट होते हैं। 5-6 लाख लोगों में से सिर्फ 11-12 हज़ार लोगों को बुलाया जाता है मेंस देने के लिए। तो इसमें बड़े पैमाने पर लोग इलिमिनेट होते हैं। आप सबको सतर्क रहना है कि इस बार जो 23 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मास लेवल पे लोगों के साथ सीसेट को लेकर दिक्कत हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सामान्य अध्ययन में अच्छा नंबर है, बढ़िया नंबर है, जितना कट ऑफ है मार्क्स, परंतु सीसेट की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यदि उनका पीटी होता तो फाइनल सिलेक्शन पा लेते। कई ऐसे आईपीएस हैं, कई, एक दो नहीं, कई दसियों आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर, कस्टम वाले, रेलवे वाले, जो पिछले साल सेलेक्ट हुए थे 2022 में, 23 में पीटी में फेल कर गए ड्यू टू सीसेट। नए लोगों की बात छोड़ो, जो पिछली बार के अच्छा पोजीशन था, आईपीएस बन के वो लोग भी फेल हुए हैं पीटी में। क्लास नहीं चल रही है। धनतेरस सिंह, तो धनतेरस सिंह एक बार आप रिफ्रेश कर लो, क्लास चल जाएगी। अब जाके चली है निशा पाल। सोनम बता रही है क्लास नहीं चल रही है, तो रिफ्रेश करो। अंजलि, सोनम, शिवम, इन लोगों की क्लास नहीं चल रही है। लॉग आउट करके लॉग इन करें। देखो रुबीना आपको गाइड कर रही हैं। कभी कभी लाइफ में भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, तो रिफ्रेश करो, फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तो आ जाएगी। क्लास चल रही है, क्लियर? ठीक चल रही है। अरविया बोल रहे हैं कि ठीक चल रही है। चिराग पुरोहित भी बोल रहे हैं कि चल गई है। अच्छी बात है, चल गई है। तो ध्यान रखना, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हम तो आएंगे इथिक्स वाले खंड पे, अपना ध्यान तो इसी पे फोकस रहेगा, मगर उसके पहले थोड़ा ध्यान रखो कि बड़े पैमाने पे लोग डिजर्विंग कैंडिडेट केवल सीसेट में फेल होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो तैयारी के प्रत्येक चरण में आपकी सतर्कता होनी चाहिए और ठीक से तैयारी होनी चाहिए। किसी भी चरण में अगर आपने कोई कोताही बरती, मामला वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? जो मेंस का पेपर है, मेंस में कुल 7 पेपर हैं प्लस 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं? 7।
देख लो। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर है, 1000 अंक, ये चारों पेपर है, जिसमें जीएस पेपर 4 इथिक्स का खंड है, जिसकी हम लोग विवेचना शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, अभी से कुछ दिन पहले आईएएस फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हिंदी मीडियम में लगभग 4.5% के आसपास रिजल्ट है। टॉप 100 में एक व्यक्ति है, टॉप 500 में 5 लोग हैं, 5 या 6 लोग हैं हिंदी मीडियम से, और शेष जो है टॉप 500 के बाद हैं। और यूट्यूब पे देखोगे तो लगेगा कि हिंदी मीडियम छाया हुआ है। लोग एक एक सफल लोगों का सैकड़ों रील बना बना कर डाल रहे हैं कोचिंग वाले। कुछ लोगों को इसमें मास्टरी हासिल है, उसमें प्रकांड विशेषज्ञता है। अब वो किसी को सेलिब्रिटी बना देंगे, घर घर पहुंचा देंगे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ठीक हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्थिति क्या है, आप सारे लोग ध्यान रखना, पूरे भारतवर्ष से हिंदी माध्यम में सामान्य वर्ग का एक भी व्यक्ति आईएएस नहीं बना है। आईएएस सीधे सीधे डीएम और जो आप कर सकते हो कलेक्टर, ईडब्ल्यूएस के थ्रू हो सकता है बने हों, या ओबीसी में हो बने हों, एससी एसटी कैटेगरी में होंगे। लाखों लोग तो जनरल कैटेगरी के भी तो हैं। और कुल मिलाकर मैंने कहा टॉप 500 के बाद हैं। कई सारे कारण हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण 2.5 लाख वाले कोचिंग भी हैं, दिमाग में रख लेना। 3 लाख जहाँ पे फीस है, ये बहुत बड़े कारण हैं। ये इस टाइप के नीचे जाने में इन लोगों ने मटेरियल्स की बम्बार्डिंग कर रखी है लड़कों पे, और सोशल मीडिया से गाइड करते हैं, तो थोड़ी सतर्कता बरतना। क्लियर? सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हो गए, निबंध का 1 पेपर हो गया 250 नंबर का, और 2 पेपर हो गए। वैकल्पिक विषय 1 है जिसके अंदर 2 पेपर होंगे 500 नंबर के। तो वैकल्पिक विषय जिसके अंदर 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन 4 पेपर, निबंध का 1 पेपर जिसके भीतर 2 सवाल रहेंगे। कुल मिला के 7 पेपर हैं। क्वालिफाइंग पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई करना है। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में देना, पीवी सिंह। हिंदी में भी दो, कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदी वाले हिंदी में देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में दो। रुचि आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, क्लास नहीं चल रही है। कई लोग रही है और रहा है में फंसे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं क्लास नहीं चल रहा है, कई लोग लिख रहे हैं क्लास नहीं चल रही है। तो पहले अपना भाषा पे भी नियंत्रण थोड़ा कर लो, चल रहा है कि चल रही है। तो हम लोग इथिक्स की विवेचना करने जाएंगे। ये इंटरव्यू का तीसरा चरण होता है 275 नंबर का। इस बार 42% नंबर पाने वाले सेलेक्ट हो गए हैं जनरल कैटेगरी में, और 42% नंबर 42% मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर? सर पीटीजीएस 1 में अनीता कुमारी, पीटीजीएस 1 में इस बार 76-77 नंबर। अगर 37 सवाल आपने सही कर दिया है तो आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हो। मगर दिक्कत क्या हुई है, लोग सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सीसेट में केवल 33% नंबर था, इसके चलते मास लेवल पे लोग फेल हुए हैं पीटी। ध्यान रखना, एक एक स्टेप को बारीकी से ध्यान देना है। देखो, जो इथिक्स का पेपर है वो 250 नंबर का है। हेडिंग दिया हुआ है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। उसके भीतर कुल मिला के 8 टॉपिक्स हैं इथिक्स वाले खंड में, अभी मैं दिखाऊंगा। कुल मिलाकर 12 प्रश्न हैं, 2 खंड में बटे हुए हैं। सेक्शन ए में 6 प्रश्न हैं, ध्यान देना। सेक्शन बी में 6 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर नीति शास्त्र में आपको 3450 शब्द लिखना है। अगर आप चौथा पेपर दे रहे हो इथिक्स का पेपर, तो इसमें कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना 3450 शब्द आपको लिखने हैं। जीएस फर्स्ट पेपर दोगे, जीएस फर्स्ट पेपर मेंस में 4000 शब्द लिखने हैं। जीएस सेकेंड पेपर में 4000 शब्द। जीएस थर्ड पेपर में यू हैव टू राइट 4000 वर्ड्स।
बट इन इथिक्स आपको केवल 3450 3450 इतने वर्ड्स लिखने हैं। कहने का मतलब है कि आईएएस मेंस में जीएस के 3 प्रश्नों में पत्रों में ज़्यादा शब्द लिखने हैं, इथिक्स में कम शब्द लिखना है, 250 नंबर में। और निबंध में जाओगे तो सिर्फ 2400 शब्द लिखना है। मतलब 3 घंटे में आपको 2400 वर्ड्स यू हैव टू राइट इन एसे पेपर। ध्यान रखना, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाओगे, रणनीति बनाओगे क्योंकि निबंध में आप सोच सोच के लिखना होता है। फर्स्ट पेपर में 4000 शब्द और निबंध भी 250 नंबर का 3 घंटे का पेपर, लिखना सिर्फ 2400 शब्द है। ध्यान रखना, कई सारे पढ़ने वालों को यही नहीं पता है कितने शब्द लिखने हैं, तो उनका बाहर होना तय है। आप शुरू में ही अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो एक एक बारीकियों को जान लो। जिस फील्ड में आप इंटर कर रहे हो उसकी तमाम बारीकियों से आपका परिचय होना चाहिए। क्लियर? हिंदी बोले तो वाले टॉप रैंक में क्यों नहीं आ पाते हैं, राजीव पूछ रहे हैं। हिंदी वालों के पास अंग्रेजी वालों से ज़्यादा मैटर हो गया है, लोगों ने बम्बार्डिंग कर दी है। हिंदी मीडियम वाले रील देखकर तैयारी करते हैं, रील देखेंगे। रात में पढ़ाई रील से होती है, कई लोगों की, ज़्यादातर लोगों की। तो रील देखने वाले का तो कोई उपाय है नहीं, उनका कोई इलाज नहीं है। क्लियर? संजीत देखो, पीटी के बाद अलग क्लास होगी, अभी ये मेंस की क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन में कई क्लासेस हैं, जिसको पीटी देना है वो अभी मान लो ये अभी देना है उसको मई में पीटी, वो अभी स्टॉप करके दूसरे सत्र में आए। क्योंकि हमारी क्लास ये मेंस की क्लास है, ये फाउंडेशन बैच का पार्ट है। क्लियर रहना चाहिए। सिर्फ 2400 शब्द लिखना है, ये ध्यान रखना आप। अभी सारे लोग बोलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? किसी को दिक्कत है? देखो, जो लोग पीटी दे रहे हैं इस बार, उनको तो मेंस की अब कोई क्लास नहीं करनी चाहिए। वो तो प्योर फॉर्म में पीटी की तैयारी करें पूरी तरीके से, विशुद्ध रूप से। नहीं तो रणनीतिक भूल करोगे, दिमाग में रख लेना। अभी का जो समय, यदि आप 2024 से मई का पीटी दे रहे हो, फुल फ्लेज में पीटी पढ़ो, सभी चीजें क्लियर हैं। कोई कोई बीच में बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है, तो अपना चेक करें कितना स्पीड है उनका इंटरनेट का। यहाँ बहुत अच्छी स्पीड है, 500 से ज़्यादा है स्पीड यहाँ की, एमबीपीएस जो आता है। ध्यान रखना। ठीक है, एक बात नोट करेंगे सारे लोग। अर्जुन पूछ रहे इथिक्स का कितना क्लास चलेगा? ठीक है, जो लोग, ध्यान रखना, अभी पीटी देने जा रहे हो मई में, उनको अभी के समय में प्योर मेंस वाले सब्जेक्ट की क्लास नहीं करनी चाहिए, सलाह है। क्लियर? वो फिर मैनेज करें अपने अपनी चीजों को, आपकी अपनी भी रणनीति होनी चाहिए।
क्लियर? 3 शब्द हैं सिलेबस में, ध्यान देना, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। आईएएस के सिलेबस में जब आप इथिक्स का पेपर देखोगे 250 नंबर का, ये लगभग, ध्यान देना, ये टॉपिक जो होगा पूरा इथिक्स का जो पेपर है, लगभग 45 डेज के आसपास चलेगा। 40 to 45 डेज, अराउंड 40 to 45 डेज में आईएएस की चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना सारे लोग, जीएस के जो 4 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर, आप फर्स्ट पेपर में देखो मास लेवल पे लोगों को 2 डिजिट में नंबर है, अराउंड 90 के आसपास नंबर है। आईएएस जो बन गए हैं उनकी भी स्थिति मैं बता रहा हूं। आपकी सफलता में जीएस पेपर फोर्थ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कंपेयर टू फर्स्ट 3 पेपर्स, और साथ साथ ऐसे पेपर की। ये जो 500 नंबर का पेपर है, ये 500 नंबर की तैयारी आप लगभग, ध्यान देना, 70 से 75 दिनों में कर सकते हो, 2 घंटे के हिसाब से पढ़ रहे हो तो। 75 दिनों में, 2.5 महीने में 500 नंबर कर सकते हो। और नहीं तो जीएस के फर्स्ट पेपर 250 नंबर की तैयारी करने में आप, हो सकता है 8 महीने का समय दे दो। 8 महीना जीएस फर्स्ट पेपर जस्ट फॉर 250 मार्क्स, और यहां पे 80 दिन दे दोगे तो 500 नंबर पे पकड़ बना लोगे, कंप्लीट अपने ग्रिप में ले लोगे। डिपेंड करता है कि आप कैसी रणनीति बना के चल रहे हो। ध्यान रखना बारीकियों से मेरी बात को। अभी क्लास की शुरुआत हो रही है प्रीति गुप्ता, किसी किसी को बफरिंग की समस्या है, उनकी समस्या है ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इथिक्स वाले खंड में कम समय देकर बेहतर नंबर पा सकते हो। और इथिक्स में जो शुरू में लिखा हुआ है सिलेबस में, वो है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। तो हम लोग 3 शब्दों को देखने जा रहे हैं। फ्रेश पेज पे लिख लोगे, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। लगभग 45 डेज में अपना ये पेपर जो है, इथिक्स का पेपर समाप्त होगा। इथिक्स का दूसरे पेपर में भी, दूसरे बैचेज में इथिक्स की फिर क्लासेस होंगी। एक बैच थोड़ी, ये कई बैचेज हैं। तो अभी का ये जो बैच है, इसमें इथिक्स को लेकर हम चलेंगे। अराउंड 45 डेज में हम इसको फिनिश करेंगे। और बीच में हो सकता है कि कुछ क्लासेस सीसेट की भी चल जाएं आपकी। ध्यान देना, सबसे पहले टर्म है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के नीचे लिख लोगे, नीति शास्त्र में हम मानव के आचरण, नोट कर लोगे, मानव के आचरण या व्यवहार, आचरण या व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। अगर कोई पूछे कि नीति शास्त्र में होता क्या है, क्या करते हैं नीति शास्त्र में, क्या करते हैं नीति शास्त्र में, सारे लोग इसको एक चार्ट बना लो, हेडिंग दे लो, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। पहले लिखो इथिक्स, इथिक्स के नीचे एरो देकर लिखो मानव के आचरण या व्यवहार का मूल्यांकन। अंजेस में पढ़ा रहा हूं, पढ़ तो लो, बुक क्यों पूछ रहे हो अभी। क्लास का नोट्स रखो और मेरा प्रिंटेड नोट्स रख लो, इसके अलावा मूव करने की जरूरत नहीं है। और आईएएस का सवाल मिलाते रहो, कौन सा सवाल नहीं बन रहा है। फर्स्ट टर्म, 3 टेक्निकल टर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स के नीचे लिखोगे मानव का आचरण, कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स
का मूल्यांकन, इवेल्युएट। मूल्यांकन का मतलब है, मूल्यांकन को अंडरलाइन करो और नीचे लिखो उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण। उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण। पहले इथिक्स शब्द को समझ रहे हैं, ध्यान देना आप। कोई पूछे कि इथिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो जीव विज्ञान, जीवों के बारे में हम व्यवस्थित चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान, रसायनों के बारे में व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान, जड़ पदार्थों, भौतिक तत्वों के बारे में विवेचन करते हैं। इथिक्स में क्या करते हैं? इथिक्स में हम मानव के आचरण या व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब, इन इथिक्स वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। व्हाट डू मीन बाय इवेल्युएशन हियर? तो उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण, rightness and wrongness of an action. We decide which action is right, which action is wrong. So in ethics we evaluate conduct of human beings. Here evaluate means we decide which action is right and which action is wrong. तो एक बात सारे लोग लिख लोगे, नीति शास्त्र में मानव के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। एक लाइन में कोई पूछे इथिक्स बताओ, बोलो मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। सामने वाला पूछेगा मूल्यांकन का मतलब क्या, बोलेंगे मूल्यांकन का आशय यहां है कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। फिर पूछ सकता है सामने वाला उचित अनुचित का मतलब क्या? उचित का मतलब करना चाहिए, ऑट टू डू, राइट मीन्स ऑट टू डू। अनुचित मतलब नहीं करना चाहिए, नॉट ऑट टू डू। In ethics, we evaluate conduct of human beings. We decide which action is right, which action is wrong. Right means according to rule, ought to do. Wrong means against rule, not ought to do. क्लियर है ये पार्ट? चित्रांगना सिंह, ध्यान देना, विशुद्ध इंग्लिश की क्लास अलग होती है। जब हिंदी बोलूंगा तो हिंदी बोलूंगा, अंग्रेजी में लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन एथिक्स मस्ट बी अवेयर, इन एथिक्स वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग। राइट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल, ought to do. Wrong means against rule, not ought to do. That's all. क्लियर? कोई भी पूछे इथिक्स में क्या होता है, बोलो मानव के आचरण का मूल्यांकन होता है। हम मानव के आचरण के बारे में बोलते हैं कि मानव को कौन सा कर्म आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, कौन सा आचरण उचित है, कौन सा आचरण अनुचित है। पूरा इथिक्स यही विवेचन है। पिछले वर्ष आईएएस में सवाल पूछा, इथिक्स का मानव जीवन में उपयोगिता बताइए। ये पीसीएस में भी है, यूपी पीसीएस में भी। तो पहली उपयोगिता यही है कि इथिक्स हमारे आचरण का मार्गदर्शन करता है, व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। इथिक्स गाइड्स आवर बिहेवियर, इथिक्स गाइड्स आवर कंडक्ट। इट प्रोवाइड्स नॉलेज विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग, व्हाट ऑट टू डू, व्हाट नॉट ऑट टू डू। तो इथिक्स का ये लाभ है जीवन में। अब पूरा इतिहास पढ़ लो, पीएचडी कर डालो, कहीं पता नहीं चलेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब साइंस से एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, बायोलॉजी में पीएचडी कर लो, बीटेक एमटेक कर लो, कुछ भी कर लो, डिग्री ले लो, कहीं पे ये जानकारी नहीं मिलेगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट ऑट टू डू एंड नॉट ऑट टू डू इन आवर लाइफ, विच एक्शन इज राइट एंड विच एक्शन इज रॉन्ग। पूरा ज्योग्राफी पढ़ लोगे, कहीं एक लाइन नहीं मिलेगा ये जानकारी, ये ज्ञान नहीं मिलेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो नाना प्रकार के विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि, ये ज्ञान देते हैं। ध्यान रखना, ये नदी यहां से निकली यहां पे चली गई,
ये दो प्लेट ऐसे टकराए, ये ऐसा बन गया, यही बताते हैं। कोई भी शास्त्र हमारे जीवन को गाइड नहीं करता कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ओनली इथिक्स हैव कैपेबिलिटी टू गाइड आवर लाइफ। इट शोज राइट पाथ, दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग, दिस ऑट टू डू, नॉट ऑट टू डू। इथिक्स का अध्ययन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। कोई तो शास्त्र ऐसा बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इथिक्स की उपयोगिता है। आईएएस में सवाल आ गया, मैं दिखाऊंगा सवाल भी। क्लियर? ध्यान देना, हमारे निबंध की क्लास अलग भी चलती है, लाइव भी चलता है, रिकॉर्डिंग भी है। अब निबंध की क्लासेस हमारी प्रीलिम्स के बाद होंगी। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं इथिक्स, तो इथिक्स की बात करो। क्लियर है? तो इथिक्स हमें गाइड करता है। इथिक्स शोज राइट पाथ। इथिक्स गाइड्स आवर बिहेवियर। विच एक्शन इज राइट, ऑट टू डू, विच एक्शन इज रॉन्ग, नॉट ऑट टू डू। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, इथिक्स जब पढ़ते हो तो यू विल फाइंड द टर्म ऑट, OUGHT, चाहिए। ये शब्द जो है ना, केवल इथिक्स में मिलेगा। ध्यान रखना, यू मस्ट बी अवेयर। यू विल फाइंड द टर्म ऑट ओनली इन इथिक्स। साइंस की जितनी किताबें पढ़ लो, कहीं ये टर्म प्रिंट नहीं मिलेगा। इज मिलेगा हमेशा, है। इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यू विल फाइंड इन अदर सब्जेक्ट्स। यू विल फाइंड द टर्म ऑट इन एथिक्स। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी बता देंगे राजीव, पहले इसको समझो। क्लियर? मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, मान के चल रहा हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा है। खुले दिमाग से पढ़ो, और जैसे ही टॉपिक मैं खत्म करूंगा, दिमाग में रखना, फर्स्ट टॉपिक खत्म करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का आईएएस में जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इस सबको मैं एक जगह दे दूंगा कि फर्स्ट टॉपिक खत्म, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, सॉल्व करो। आप, मैं डिस्कस एक दिन करा दूंगा। जब फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, फिर सेकेंड टॉपिक में जाओगे। आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड टॉपिक, वंस अगेन विल गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये हमारी रणनीति रहेगी। समझ में आया? ध्यान रखना। सिमरन, अगर 2024 में पीटी देना है, तो मैंने समझाया ना, ये जो पाठ है ये पीटी में मददगार नहीं है। आपको अभी 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद पीटी देना है, तो अभी ये क्लास क्यों करोगे? अगर आप पीटी दे रहे हो तो सलाह है कि आप स्टॉप कर दो, अभी रिक्वेस्ट कर लो, कोई उपाय लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। अपना विवेक क्या कहता है? अपना विवेक कहता है कि अभी केवल वही चीज पढ़ना चाहिए जो पीटी के लिए उपयोगी है। यदि आप, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन 2024 पीटी एग्जाम, पीटी के बाद फिर से कर लेना अलग तरीके से। खुशबू, प्रशांत सिंह बोले आंसर राइट। अरे ये भी बताया ना मैंने कि फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे देंगे, जितने क्वेश्चन एक जगह रहेंगे। बिल्कुल आदित्य राज, आज की क्लास कर लो और कल से अपना प्रीलिम से फोकस करो। रील देखना बंद कर देना, और जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है स्टॉप कर देना। 100% स्टॉप करो। आधा घंटा शाम में मोबाइल खोलो, अगर 24 में देने जा रहे हो। घर परिवार से बात करो, मित्रों से ठाकेबाजी करो, और रील देखना बंद कर दो। नंबर 1, रील देखना बंद कर देना, तो हो सकता है पीटी निकल जाए। और रील देख रहे हो तो 5 साल के बाद भी फिर दिक्कत है, ध्यान देना। क्लियर? मैं प्रिंटेड नोट सपोर्ट में दे दूंगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय इथिक्स। इथिक्स क्या होता है? हम बोलेंगे इथिक्स में मानव के आचरण का मूल्यांकन होता है। वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वी डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग,
व्हाट डू मीन बाई राइट? राइट मीन्स ऑट टू डू, अनुचित मीन्स रॉन्ग मीन्स नॉट ऑट टू डू। यही बात होती है एथिक्स में। और जब डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम कई सारे आधार की बात करते हैं, आधार, ग्राउंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स वी डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग। जैसे मान लो आपने कोई कर्म किया, यू हैव परफॉर्म सम डीड, और मैं कहूं कि आपका एक्शन राइट रॉन्ग है, तुरंत आप पूछोगे क्यों रॉन्ग है, किस आधार पे रॉन्ग है। सो इन एथिक्स ए लॉट ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग ग्राउंड्स, डिटर्मिनेंट्स, कि इस ग्राउंड पे ये एक्शन राइट है, इस ग्राउंड पे ये एक्शन रॉन्ग है। संजीत पूछ रहे कितने आवर्स की क्लास होगा? संजीत कितने आवर्स की क्लास होगी, होगा नहीं होगी, ये पहले लिखो, पहले अपनी भाषा करेक्ट कर लो। सैफ ध्यान रखना, पीटी के बाद अलग क्लास रहती है, उस समय आप कर लेना। ये बैच जो चल रहा है इसमें अभी जो हमारे पास सूचना आई उसके अकॉर्डिंगली ये बैच को इस तरीके से लेके चलना है, और आप अपने अकॉर्डिंगली रणनीति बनाओ, क्या दिक्कत है। पीटी के बाद संजीत दूसरे बैच में होगा, क्लियर। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी 24 में पीटी नहीं देने जा रहे हैं। ज्योति बोले रिवीजन में मन नहीं लगता, तो जहां मन लगा हुआ है पहले वहां से मन को हटा लोगे तो रिवीजन में मन लगेगा। खुल के लिख रही हैं कि ज्योति की रिवीजन में मन नहीं लगता, तो मन कहीं और लगा हुआ है तो रिवीजन में कैसे लगेगा। फिर आगे लिखोगे पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर लगेगा कि आईएएस बनने का भी मन नहीं करता है, मन कहीं चला गया है। मन भटकता बड़ा तेज है, और मन की गति जो है ना वो असीम है, इससे ज़्यादा गति किसी की नहीं है। तुरंत बाइडन से भी हाथ मिलाकर आ जाएगा, और वहाँ पे अक्षय कुमार से भी मिल लेगा, चाय पी लेगा। गति इसकी बहुत तेज है, 1 मिनट में दोनों से मुलाकात हो जाएगी, सेकंड में मिल के आ जाओगे। रेंज इसका बहुत है मन का, इनका मन लग नहीं रहा है तो फिर तो दिक्कत है, क्लियर है। अब मन जब नहीं हो तो फिर तो उसको कोई इलाज नहीं है, क्लियर है, ओके। तो यहीं पे मन को लगाओ, मन लगाओगे तो इथिक्स समझ में आ जाएगा। तो इथिक्स में हम यही काम करते हैं, मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। वी इवैल्यूएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वी डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग, एंड वी ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स और यार्डस्टिक्स टू डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग। बहुत सारे ग्राउंड्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, क्लियर। दूसरा टर्म है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। देखो शब्द लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा, निष्ठा का मतलब हो गया प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, कमिटमेंट है तो सत्य के प्रति प्रतिबद्धता हो, कमिटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रूथ। संजीत ये ध्यान रखना, आप पीटी के बाद पढ़ लेना, अभी ये क्लास ऐसे चलती रहेगी। विजय बोल रहे मन बहुत चंचल है, अच्छी बात है। अब विजय अभी मन चंचल नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में जाके चंचल रहेगा, बुढ़ापे में तो अपने आप शांत हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत चंचलता जरूरी है, मगर इतना भी चंचल ना हो जाए कि लेके कहीं और चला जाए, पढ़ाई में ही मन न लगे। मन को लगाओ पढ़ाई में, मन पढ़ाई में लग जाएगा, आईएएस बन जाओगे। अब मन कहीं और चला गया तो फिर तो खत्म हो जाएगा मामला। देखो सत्यनिष्ठा ये है, इसको एक चार्ट बना लो ऐसे, थॉट, विचार, थॉट, वचन, स्पीच और एक्ट, कर्म, एक्शन। तो सत्यनिष्ठा का मतलब होता है, ध्यान देना, जब मन, वचन और कर्म में, विचार में, वचन में और कर्म में, विचार, वचन और कर्म में संगतता हो,
कंसिस्टेंसी इन स्पीच, एक्शन एंड थॉट इज नोन एज इंटीग्रिटी। नोट कर लोगे? बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इन स्पीच, एक्शन एंड थॉट इज नोन एज इंटीग्रिटी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अंशु, मैंने इतनी बार बोल दिया, फिर आप पूछ रहे हो कि सर 2024 में पीटी देने वाले क्लास करें या नहीं। तो इथिक्स की क्लास अगर 24 में देने जा रहे हो तो अभी क्यों करोगे? अपना दिमाग काम करता है ना, विवेक है टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारा इथिक्स का क्लास आपके पीटी में हेल्प नहीं करेगा। और अब कुछ दिन शेष बचा हुआ है, ऑलरेडी अप्रैल का अब लास्ट चल रहा है, मई में पीटी है। तो आपको तो 100% केवल वही चीज पढ़नी है जो पीटी के लिए फायदेमंद हो। आप 24 को लेकर अगर थोड़ा भी सिंसियर एफर्ट कर रहे हो तो अभी इथिक्स की क्लास से थोड़ा बचो। और बहुत जबरदस्त आपकी पीटी की तैयारी हो चुकी है, लगता है तो जाएंगे और हिट करेंगे तो पढ़ लो। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस है और इस लेवल की आपकी जानकारी है तो पढ़ लो। हाँ ठीक है, 16 जून को ज्यादा टाइम नहीं है, अब तो अप्रैल चल रहा, मई जून 2 महीना भी ठीक से समय नहीं है। जून में है, अच्छी बात है, जून में है। क्लियर? वो आगे पीछे डेट कभी कभी हो जाता है। क्लियर है? कोई बात नहीं, जेके भारत, आपने आंतरिक सुरक्षा क्लास नहीं पीटी की वजह से, तो आप अपनी रणनीति अपने तरीके से बनाओगे, ध्यान रखना आप उसके हिसाब से चलते हो। फिर पीटी के बाद हमारा लाइव क्लास है, फिर ऑनलाइन में भी रहेंगे हम, फिर से वहाँ जीरो से लेके चलेंगे। हर एक बैच की ये स्थिति रहती है। इथिक्स पढ़ के आने वालों की संख्या कम रहती है। कई लोग ग्रेजुएट कर गए, ग्रेजुएशन कर लिया, उन्होंने इतिहास पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, इथिक्स नहीं पढ़ा होगा ज़्यादातर लोगों ने। तो मैं जीरो से लेके चलता हूँ। सो सतनिष्ठा का मतलब हो गया विचार, वचन और कर्म संगतता, कंसिस्टेंसी इन स्पीच, एक्शन एंड थॉट। क्लियर? बोलो क्लियर? 27 में देना है तो खूब मजा लेके पढ़ो, आप आनंद पूर्वक पढ़ो। 26 में देना है, खूब इन्वॉल्व रहो। देखो, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या? सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रूथ। इसका मतलब है अगर आपको दबाव दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, भय दिया जाए, लोभ दिया जाए, तब पर भी आप सत्य का दृढ़तापूर्वक अनुसरण कर रहे हो। आफ्टर हैविंग प्रेशर, फियर, ग्रीड, you are following rules, regulation, dedication towards truth. This one is known as integrity. आप विचलित नहीं हो रहे हो। मान लो आप पुलिस ऑफिसर हो, आपने एक अपराधी को, कल्प्रीट को, क्रिमिनल को रेड हैंडेड पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ लिया, और आप पुलिस ऑफिसर हो और आप अब कह रहे हो कि मैं इसको दंड दूंगा, सटनली मैं इसको पनिशमेंट ठीक से दूंगा। अचानक नेताजी का ऊपर से कॉल आ गया कि मेरा आदमी है, छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर। आपको धमका भी देता है नेता, और आप पुलिस ऑफिसर हो और आप डर गए, दबाव में आ गए, भयभीत हो गए, या जिसको आपने पकड़ा है क्रिमिनल को वही कहता है कि कुछ ले दे के छोड़ दो, तो आप लोभ में पड़ गए, ग्रीड आ गया और आपने उसको क्विट छोड़ दिया। तो हम कहेंगे इस पुलिस ऑफिसर में इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा का अभाव है, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। और कई बार ये दिखता है, आज प्रशासन में सत्यनिष्ठा की कमी दिखाई देती है, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। नियम और कानून के प्रति कमिटमेंट नहीं है कि प्रोटेक्ट करना है हमेशा। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा उनको फियर होता है, चेंज होने लगते हैं ड्यू टू प्रेशर एंड फियर। इथिक्स ऑप्शनल नहीं है, फिलॉसफी के भीतर इथिक्स आता है। क्लियर?
बोलो। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं, उसको ध्यान कर लो। दोनों लिखते लिखते परेशान हो। कमिटमेंट मैंने बोला ना, ये इंटीग्रिटी है ना। थॉट, स्पीच एंड एक्शन बोल दिया ना, लिख लो अब। क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर? तो एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया कि आफ्टर हैविंग फियर, प्रेशर, ग्रीड, इफ यू आर फॉलोइंग रूल्स, रेगुलेशन, एक्सेप्टेड वैल्यूज, नॉर्म्स, इट मीन्स यू हैव इंटीग्रिटी। आप दबाव, भय, लोभ होते हुए भी अगर आप दृढ़तापूर्वक, प्रतिबद्धता के साथ सत्य का अनुसरण कर रहे हो, कमिटमेंट रखे हो, तो हम कहेंगे इसके भीतर सत्यनिष्ठा है। एक कमिटमेंट है इसका सत्य के प्रति। आज छोटा सा दबाव पड़ता है, अधिकारियों पे बदल जाते हैं। कहेगा कुछ, कहेगा वचन कुछ और है, करेंगे कुछ और। वचन और कर्म में असंगतता है। सुबह कहेगा कि मैं आपको दे दूंगा, ये काम कर दूंगा, शाम को मोबाइल ऑफ कर देगा। आज दुनिया में लोगों के बीच इसकी सख्त कमी होती जा रही है। आपसे कई बार लोग कमिटमेंट करेंगे, ये करेंगे, बाद में मुकर जाएंगे। इसका मतलब उसमें इंटीग्रिटी नहीं है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। करेगा कुछ, कहेगा कुछ और। क्लियर? लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। तो ये इंटीग्रिटी का पार्ट है। डिटेल से देखेंगे, ध्यान देना, इन सबको डिटेल से पढ़ना है। आज तो पहली क्लास है, तो एक बार हम शॉर्ट में, ओनली इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ एथिक्स, मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी एंड मीनिंग ऑफ द टर्म एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। क्लियर? बोलो क्लियर। ठीक है? अपने कर्म से पीछे हटना, अपने कर्तव्य से पीछे हटना। यदि कोई व्यक्ति भय में, दबाव में आके अपने कर्म को, जो कर्तव्य है, नहीं कर रहा है, हम कहेंगे लैक ऑफ इंटीग्रिटी ही है। क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट है, ध्यान देना। थर्ड वन इज एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। ये एप्टीट्यूड इंटरनल पोटेंशियलिटी को दर्शाता है। इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी। पोटेंशियलिटी ये आंतरिक सामर्थ्य को दर्शाता है, आंतरिक क्षमता या सामर्थ्य। इंटीग्रिटी इंडिकेट्स इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन। ये किसी व्यक्ति के आंतरिक सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है, इंटरनल पोटेंशियलिटी को दर्शाता है। एप्टीट्यूड, अभी आपका जो सिविल सर्विसेज सीसेट है, इसमें भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम सीसेट बोल देते हैं, वैसे CSAT भी बोल सकते हैं। CS, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम सीसेट के माध्यम से जो स्टूडेंट हैं, उनके हम इंटरनल पोटेंशियलिटी को भांपते हैं, चेक करते हैं कि इसमें ताकत है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं IAS बनने की। हम उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी को चेक करते हैं थ्रू द एग्जाम, सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसका, मतलब क्षमता परीक्षण करते हैं, उनके सामर्थ्य का परीक्षण करते हैं। वी ट्राई टू टेस्ट देयर एप्टीट्यूड। तो उनसे सवाल पूछ लेते हैं उल्टे पुल्टे टाइप के, परेशान कर देते हैं सीसेट में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ के। सर सीसेट से डर लगता है, डरो मत, रास्ता बनाओ, मेहनत करो, डर खत्म हो। बफरिंग हो रहा है, डाली पांडे, ये बोलो बफरिंग हो रहा है। क्लियर है सब कुछ? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सारे लोग बोलो। कुछ लोग लिख रहे हैं बफरिंग हो रहा है। एक बार इथिक्स ठीक से पढ़ लो और फिर IAS का सवाल बनाते रहना। टोटल 8 टॉपिक हैं सांची, लगभग 45 दिनों की क्लास चलेगी, लगभग 1 घंटे 40 से 45 मिनट रहेगा प्रतिदिन का समय।
क्लियर, सब क्लियर है। कुछ लोगों का बफरिंग हो रहा है, तो अब बफरिंग को ठीक करते रहो, उसका इलाज मैं कहाँ यहाँ से करूँ। तो एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति के आंतरिक क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको हम प्रशिक्षण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, थ्रू ट्रेनिंग एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फियर, थ्रू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फियर भविष्य में साकारित कर सकते हैं। भविष्य में साकारित, भविष्य में साकारित, एक्चुअलाइज्ड इन फ्यूचर, एक्चुअलाइज्ड इन फ्यूचर। एक बार फिर से देखना, कोई पूछे एप्टीट्यूड होता क्या है, तो हम बोलेंगे, पहले हिंदी में सुन लो, अभिक्षमता किसी व्यक्ति के आंतरिक क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में। एप्टीट्यूड इंडिकेट्स इंटरनल पोटेंशियलिटी of a person regarding some specific field which is possible to be actualized in future through proper training and conducive atmosphere. डिटेल से पढ़ना है टॉपिक नंबर 3 में, ध्यान देना। स्टोरी से समझ लो आप। स्टोरी है, चाणक्य की स्टोरी है। एक बार चाणक्य किसी गांव से गुजर रहे थे, वो किसी विलेज को क्रॉस कर रहे थे। चाणक्य, ध्यान होगा, सबने पढ़ा होगा, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी है। कौटिल्य नहीं, वो तो कौटिल्य है, कई बार उनसे भी जोड़ा जाता है। चाणक्य पे आप सब फोकस करो। चाणक्य एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने गांव में कुछ लोगों को नाटक करते हुए देखा। कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे, एक एक्ट कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे। नाटक में एक बच्चा जो था वो राजा बना हुआ था, किंग का रोल प्ले कर रहा था, और दूसरे जो बच्चे थे वो खड़े होकर अपनी समस्या बताते थे। और जो बच्चा राजा बना हुआ था उस सबकी समस्या को सुनता था और जजमेंट देकर समाधान कर रहा था। चाणक्य ने अपने पारखी नेत्रों से भांप लिया कि इस बच्चे में राजा बनने का एप्टीट्यूड है, इसकी क्षमता है राजा बनने की। उसने अपने पारखी नेत्रों से पकड़ लिया, बच्चे से परमिशन लिया, उनके माता पिता से, बच्चे को ले गया, अच्छी सी ट्रेनिंग दी, और उस बच्चे को ट्रेनिंग देकर जो उस समय का बहुत बड़ा राजवंश था, नंद वंश, उसको उखाड़ फेंका। तो नाम उसका था चंद्रगुप्त मौर्य, उस बच्चे का, कालांतर में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चाणक्य ने उस बच्चे में आखिर क्या देख लिया, क्या भांप लिया, हम कहेंगे चाणक्य ने उस बच्चे का एप्टीट्यूड देखा कि इसमें आंतरिक क्षमता, ही हैज इंटरनल पोटेंशियलिटी, कैपेबिलिटी टू बी ए गुड किंग, बेहतरीन राजा बन सकता है। ट्रेनिंग दिया और फ्यूचर में एक्चुअलाइज कर दिया उसको। तो अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में आंतरिक सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है, किसी व्यक्ति के किसी क्षेत्र में क्षमता को दर्शाता है, जिसको प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। एप्टीट्यूड इंडिकेट्स इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन in some specific area which is possible to be actualized in future through proper training and conducive atmosphere. That's all. तेंदुलकर जब बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे, रमाकांत आचरेकर की नज़र पड़ गई। उनको लगा कि इसमें तो बढ़िया क्रिकेटर बनने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है। ट्रेनिंग दे दिया उन्होंने, थोड़ा वातावरण प्रोवाइड किया उसको अच्छा सा, तेंदुलकर बेहतरीन क्रिकेटर बन गए। बहुत सारे लोगों में ताकत बहुत है किस किस एरिया में, मगर कई लोगों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है,
अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो पोटेंशियलिटी है वहीं खत्म हो जाती है। ध्यान देना, हमें प्रतिभाओं को खोजना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। क्लियर? बोलो क्लियर। ये है एप्टीट्यूड। यूपीएससी भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, पीटी में कहती है कि स्पीड बताओ, कितने तेजी से आप सवाल को सॉल्व करते हो, एक्यूरेसी कितनी है आपकी, इतना लाइन पढ़ के एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हो कि नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की क्षमता है कि नहीं है। तो पहले पीटी में टेस्ट ले लिया उन्होंने आपका, आपकी क्षमता को भांपा कि इसके अंदर ताकत है, देश दुनिया की जानकारी है जीएस में, फिर देख लिया जाता है कि लिखने की क्षमता है कि नहीं इसके भीतर, तो फिर क्षमता परीक्षण है, फिर बुला लेती है इंटरव्यू में आ जाओ, 5 लोगों के सामने ठीक से बात कर सकते हो ना, कि कंपन होने लगता है ना, बोल भी लेता है अच्छे से, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आइडियाज को एक्सप्रेस अच्छे से करता है, एबल टू सॉल्व डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कहती आ जाओ यहाँ पे, सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग देने के लिए भेज दी कि मसूरी में, हैदराबाद और यहाँ पे फरीदाबाद में जाओ ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग के बाद फील्ड में उतार देती है। यूपीसी ये काम करती है ना, वो भी आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट लेती है। और जो आप सेवा में जा रहे हो, हर एक सेवा में आप एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया है, अभिक्षमता परीक्षण। बैंकिंग में जाओगे ना, तो वहां परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस तेजी से निकालना पड़ेगा। अगर उसमें आप कुशल हो, लग गया कि नहीं अच्छा है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी, आ जाओ बैंकिंग में, वो बन जाओ, पीओ बन जाओ, और कुछ और कर लो। सिपाही बनना है तो वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए। वो दौड़ भाग होगा, 500 मीटर दौड़ सकते हो, 1600 मीटर दौड़ सकते हो, लगता है इसमें ताकत है, आ जाओ बन जाओ, दरोगा बन जाओ, सिपाही बन जाओ। वहां थोड़ी गुणा और परसेंटेज, लाभ और हानि होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सिपाही को प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा ही पढ़ना है, मतलब फिजिकल टाइप से टेस्ट लिया जाएगा और कुछ देखा जाएगा, यस ही हैज सच काइंड ऑफ कैपेबिलिटी। ये है एप्टीट्यूड। यूपीएससी भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है ऑन डिफरेंट लेवल्स। क्लियर? ये 3 टेक्निकल टर्म अपने सिलेबस में है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ये दोनों शब्द जो है, एप्टीट्यूड शब्द जो है, ये सोशल साइकोलॉजी में खूब चलता है, ध्यान देना, बहुत सारा डिस्कस हुआ है सोशल साइकोलॉजी में एप्टीट्यूड पे। क्लियर है? एक बार सारे लोग बोलो क्लियर। तीनों टर्म का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? Aptitude indicates internal capability or potentiality of a person which possible to be actualized in future through proper training and atmosphere. It should be clear. Okay? एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में, सरलतम शब्दों में थॉट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और देखो, जब टॉपिक पढ़ लोगे तो टकराते रहना, थोड़ा बहुत कंपेयर अपना होना चाहिए किसी से, क्या मीनिंग है वो पता चल जाए पहले। फर्स्ट वन इज एथिक्स, सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी एंड थर्ड वन इज एप्टीट्यूड। एक बार सिलेबस को देखो सारे लोग, आप सारे लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लोगे, दोनों मीडियम में है। ध्यान देना, ये जो क्लास चल रही है बाइलिंगुअल चलेगी, एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम की क्लासेस मैंने अलग से ले रखी हैं। तो जिनको अंग्रेजी में विशिष्ट मतलब विशेष प्रेम हो तो वो लोग वहाँ से, और जेके भारत बोल रहे हैं 2.5 लाख वालों से, तो मुखर्जी नगर में जो 2.5 लाख में पढ़े होंगे
उनको तो पक्का तरीके से ग्रिप में ले सकते हो। आसपास फटकने में उनको दिक्कत होगी। यदि 2.5 लाख दे के केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर है तो, अगर उसने आंख कान खोल रखा हो और भी चीजों को पढ़ रखा हो तो हो सकता है आपके आपके पैरेलल आ जाए, और अदरवाइज ना वो आपके पीछे ही रहेगा। कभी कभी जरूर मेरी बात पे कंपेयर करना, जब आप तुलना करोगे ना तो आपको लगेगा कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। ये डरना नहीं है कि 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं। ये भी डरना नहीं है कि 3 लाख वाले कोचिंग में जाके पढ़े हैं, यूट्यूब के मास्टर से पढ़े हैं। उनसे फियरफुल नहीं होना है, उनको सीधे सीधे ग्रिप में ले लोगे। क्लियर? किरण सिंह, आप इंग्लिश वालों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करा दो। केजीएस पे बात कर लो। प्रशांत सिंह बोल रहे आप विशुद्ध हिंदी में ही पढ़ा है, तो अंग्रेजी वालों के साथ हम अन्याय करें? और बोल ही रहे कि एक मैंने ग्रिप में लिया था, अच्छी बात है। 2.5 लाख वालों को तो स्पेशली ग्रिप में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल उन्हीं के नोट्स को पढ़ रहा है 2.5 लाख वाला कोचिंग, और केवल जो नोट्स दिया गया, जो क्लास में पढ़ाया गया, तो आपके इर्द गिर्द फटकने वाला नहीं है। इर्द गिर्द मतलब सामने नहीं आएगा, वो किनारे हटेगा। जरूर तुलना करनी चाहिए। कई बार लोग पैसे से नाप करने लगते हैं कि भाई केजीएस में कम फीस में हो रही है, तो पैसे से ज़्यादा फीस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गुणवत्ता ज़्यादा हो गई। कभी भी ऐसे कोचिंग्स में ना 2.5-3 लाख वाले में बताया नहीं जाता पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहा है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करो। कोचिंग का नाम लो, केवल किससे पढ़ रहे हो उसको मत देखो आप। क्लियर है? मैं सारा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा चित्रांगना सिंह, तो आप देखोगे हो जाएगा। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सिलेबस ऑफ एथिक्स पेपर। देखो कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स हैं। आठवें टॉपिक्स में आठवें टॉपिक्स में केस स्टडीज है, उपरोक्त विषयों पे मामले संबंधी अध्ययन। और इस टॉपिक से 8वें नंबर के टॉपिक से 120 नंबर के सवाल बन रहे हैं। शेष 60 टॉपिक से 130 नंबर के सवाल बन रहे हैं। ध्यान देना, ऊपर के 7 टॉपिक से 130 मार्क्स है, और केस स्टडीज 120 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम केस स्टडीज ओनली। So you have to give proper emphasis on case studies. 120 मार्क्स है। इथिक्स अगर आप 45 दिन ठीक से पढ़ लेते हो, 50 दिन लगभग, मतलब अराउंड 100 आवर्स, तो आप इथिक्स पे कमांड कर लोगे। और जीएस के फर्स्ट पेपर में मस्ट बी अवेयर, लोग 8 महीने 8 मंथ समय दे रहे हैं, और जीएस के फर्स्ट पेपर में इस साल 80, 90 बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को है, जो दे आर दोज हु आर फाइनली सेलेक्टेड। ओनली 80, 90, 92, 91 ऐसे नंबर है जीएस के फर्स्ट पेपर में। आप टॉपरों का जाकर नंबर देखो, देखना चाहिए आप सबको, तो पता चलेगा कहां पे टाइम को लगाएं। इट शुड बी क्लियर। 2 महीने दे दोगे प्रतिमा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल कर लोगे। इथिक्स का पेपर ऐसा है, लोग आपके अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करो। जहां नंबर आ सकते हैं वहां फोकस करो। 8 महीने फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो 250 मार्क्स के लिए, और यहां 2 महीने भी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो 250 मार्क्स के लिए। ये हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है। नोट्स बन जाएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा बनता जाएगा। आज की क्लास में एक सिलेबस की चीज़ों को ध्यान दो। 120 मार्क्स फ्रॉम केस स्टडीज एंड फर्स्ट 7 टॉपिक्स 130 मार्क्स। इट शुड बी क्लियर। सिलेबस को देखो एक बार रीड करो सारे लोग। सिलेबस को एक बार रीड करो सारे लोग। ट्राई टू रीड द सिलेबस। इथिक्स आपको दूसरी जगह भी मदद करेगा। एक बार रीड कर लो सारे लोग सिलेबस को, फिर आगे बढ़ते हैं।
बोले सर जी थोड़ा जूम कीजिए, आपको सिलेबस लेके बैठना चाहिए, जूम तो कर देंगे, पढ़ो। सिलेबस मिला होगा, केजीएस की तरफ से भी मिला होगा। जब पता है कि आज से क्लास शुरू हो रही है, बगल में सिलेबस रखा रहना चाहिए, सामने रखा रहना चाहिए। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो कौन सा लेंस पहनोगे? कॉनकेव लेंस वाला पहन लो, कॉनकेव पहन लो। कॉनकेव पहनोगे तो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अवतल, कॉनकेव, अवतल दर्पण का यूज करो। उत्तल करोगे तो छोटा बना देगा, तीन ही शब्द है इसमें, अक्षर है, उत्तल तीन ही है, छोटा बना देगा। अवतल दर्पण का प्रयोग करो तो दिखाई देगा। कॉनकेव में 7 लेटर्स हैं तो ज़्यादा बड़ा बनाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण लेके बैठो तो फिर दिखाई देगा साफ साफ, बड़ा बड़ा। ठीक है, हमारे पास है तो आप यूज करो। सिलेबस तो डाउनलोड कर लोगे, सिलेबस तो लेके बैठो। पता है ना इथिक्स की क्लास शुरू होने वाली है, शुरू होने वाली है तो सिंसियर एफर्ट करो ना, लेके बैठे रहो। यूट्यूब पे एक से एक चीजें खोज के निकाल लेते हो, सिलेबस नहीं मिलेगा। सिलेबस खोज लो। ये लोग मास्टरी किए हुए यूट्यूब पे, चैटिंग तो करता है, इतना फास्ट लगता है कि आईएएस मटेरियल है, तुरंत 4 लाइन का मैसेज ठोक देगा सामने में। प्रीतम बुल लिख रहे हैं कि नहीं मिला केजीएस की तरफ से, यूपीएससी ने दे रखा है। विजेता बनो, मैं चश्मा लगाई हूं, अच्छी बात है। अवतल दर्पण वाला चश्मा लगा लो, कॉनकेव लेंस ज्यादा बड़ा बड़ा बनाएगा। क्लियर? हाँ सर जी, दीवार पर चिपका दिया है, विजय ने ठीक लिखा है, दीवार पे चिपका दिया है। उसको मन पे चिपका लो, दीवार से हटा के मन पे चिपका लो, कि मन में अकेले भी बैठे रहो तो मन में याद आ जाए। तो पहला टॉपिक है, ध्यान देना इसमें, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ये देखो आप, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दिस वाज द फर्स्ट यूनिट का, ये पहला जो इसका पार्ट है वो ये है। ठीक है, किरण सिंह बोल रही आपके डांट से दिखने लगा, अच्छी बात है। लाइफ में थोड़ी बहुत डांट हो जानी चाहिए, घर परिवार के सदस्य नहीं डांटे तो फिर वो भी ठीक नहीं होता, थोड़ा बहुत चाहिए। क्लियर है? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू सी, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। आप सारे लोग ध्यान देना, मैं इसका कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सारे जो टॉपिक्स हैं उनका प्रीवियस ईयर्स का टॉपिक वाइज, जैसे फर्स्ट टॉपिक में अभी तक कितने क्वेश्चंस बने हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बैंक में दे दूंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि बहुत जरूरी है। सो आई विल प्रोवाइड यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, वो अरेंज किया हुआ टॉपिक वाइज। कंप्लीट द टॉपिक, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देन सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आप क्राइटेरिया रखना। क्लियर है? टॉपिक वाइज मैं दे दूंगा और उसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस की भी लिस्ट है। क्लियर? ओके, पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। ये देखो, ये है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नोट करोगे, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, सहसंबंध, ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बनता रहेगा राधा,
और बाद में मैं प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा। क्लास नोट्स के सपोर्ट में प्रिंटेड नोट्स रखना। प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा डिटेल में हैं। इन दोनों का तालमेल रखो, फिर आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे। और कुछ कुछ क्लास में भी लिखना है। आप एक अलग से कॉपी बना लो इथिक्स की, जो क्लास में मैं बोलूँ उसको थोड़ा बहुत लिख भी लोगे, स्ट्रक्चर बना लोगे, प्रिंटेड नोट को सपोर्ट में ले लोगे, फिर ठीक स्थिति रहेगी। बोल रहे सर नींद ना आए उसके लिए क्या करें? नींद ज़्यादा आती हो तो पिताजी को कॉल करो कि पिताजी जब क्लास देखते हैं तो नींद आ जाती है। ये हमसे पूछ रहा है नींद ना आए मैं क्या करूं? तो नींद ना आए क्लास में, इसके लिए ज़रूरी है कि रात में रील की पढ़ाई बंद कर दो। जो रात में रील देखकर बहुत सिंसियर एफर्ट करते हो उसको बंद कर दो। नंबर 1 काम तो ये कर लो, तो क्लास करते वक्त नींद नहीं आएगी। क्लास शुरू होने से पहले रील मत देखो तो नींद नहीं आएगी। और थोड़ा खान पान ठीक कर लो, बढ़िया खान पान करो, फूंकने की आदत बंद कर देना। खान पान ठीक रहेगा तो नींद नहीं आएगी। ये हमसे पूछ रहे सर नींद आती है क्या करें? अब पिताजी न्यूटन का रूल लागू कर देंगे तो अच्छी बात है। देखो अवधेश राय, अवधेश पाल लिख रहे हैं। अवधेश पाल भी इसमें अनुभवी आदमी है। ये कहते हैं दारू पी लो। देखो कितना स्मार्ट आदमी है। मैं नींद नहीं आ रही तो इसका ख्याल कहाँ जा रहा है, इसके मन में किसका विचार आ रहा है, और कितनी गलत सलाह दे रहा है सामने वाले को। वो भी एकदम देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, दारू पी लो। समझ लो, हो सकता है कि ये मूड बना के बैठा हो कि नींद ना आए, सामने वाले को भी सलाह दे रहा है कि देखो मुझे नींद नहीं आती है, मैं तो पैग लेकर ही बैठा हूं। तो सामने वाले को सलाह दे रहा है कि तुम भी पी लो, देखो मुझे नींद नहीं आती है। अच्छी बात है। कितना स्मार्ट लोग इसमें, भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग बुद्धि वाले हैं। एक को नींद आ रही है, दूसरा पैग लगा के बैठा हुआ है। अच्छी बात है, ऐसे नींद ही नहीं आएगी। क्लियर है। नीति शास्त्र और मानवीय संबंध, ध्यान देना, नीति शास्त्र में हम मानव के कर्म की बात करते हैं। मानव के कर्म, तो नीति शास्त्र का संबंध जो है, नीति शास्त्र इज रिलेटेड टू डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इथिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, voluntary actions of human beings. Voluntary actions of human beings must be aware. मानव के कर्म, मानव के आचरण से, मानव के व्यवहार से। तो कभी पूछा जाए कि नीति शास्त्र का संबंध किससे है? समा पूछ रहे हैं कि कितने आवर्स क्लास होगी सर? पढ़ो आराम से, घंटे को क्यों सोच रहे हो? सर क्या ये क्लास लाइव है या फिर रिकॉर्डेड? कृष्णा, अगर लाइव चल रही है कि रिकॉर्डेड, अभी तक बुद्धि नहीं खुल रही है। ये पूछ रहा है कि लाइव चल रही है कि रिकॉर्डेड चल रही है। इसको भ्रम हो गया है, रिकॉर्डेड चल रही है। क्लियर? ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो नीति शास्त्र और मानवीय संबंध में सवाल है कि नीति शास्त्र का मानव के साथ कैसा संबंध है? तो नीति शास्त्र का संबंध जो है मानव के कर्म से है। इथिक्स इज रिलेटेड टू डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इथिक्स इज रिलेटेड टू कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ध्यान देना, आप मानव के कर्म से है। शोएब लिख रहे हैं गजब लोग हैं क्लास में। बिल्कुल सही है, यहां भांति भांति के लोग हैं। ठीक है, प्रतिमा बुक नहीं, मेरा मैटर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत है? मेरा पहले मैटर पढ़ लो, उसके बाद लगता है कि और बुक्स चाहिए। कृष्णा, कुछ लोग बार बार सवाल किताब का नाम पूछ रहे हैं, तो फिर मैं ना उनको टॉपिक वाइज किताब बता दूंगा कि पहले टॉपिक में फर्स्ट पार्ट के लिए ये किताब पढ़ो। तो हर एक टॉपिक, 8 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक के लिए मैं 30-35 किताब बता दूंगा।
और बोलोगे तो और ज़्यादा बता देंगे, लगातार बता देंगे। यहीं पे हिंदी मीडियम में अलग बता देंगे, इंग्लिश मीडियम में अलग बता देंगे। या फिर एक दूसरा विकल्प है कि मेरे प्रिंटेड नोट्स को ध्यान कर लो। जब मैं बार बार बोलूं तो क्यों किताब का नाम पूछ रहे हो? क्लियर? ये सामने क्लास में रहते तो फिर दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं करते। ये तो ऑनलाइन बैठे हुए गली में, कहीं कोई गांव में, कोई किसी जगह पे, कोई बनियान पहने हुए, कोई बगल में चाय की कॉफ़ी रखे हुए, कोई फूंकता भी है और देख भी रहा है, कहीं म्यूजिक भी चल रहा है, कई सब दो तीन फ़ोन से भी बात कर, इधर क्लास भी चल रहा है, आनंद ले रहे हैं सब ऑनलाइन क्लास का। तो खान जी ने बहुत आराम से उपलब्ध करा दिया है, तो उसको आराम से ही देख रहा है वो। पिताजी को कॉल करता हुआ कि खान जी के पास पढ़ रहे हैं, केजीएस में पढ़ रहे हैं, तो नींद तो आएगी ही आएगी। फर्स्ट टॉपिक इज इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सो इथिक्स का जो रिलेशन है वो मानव के कर्म से है। हम इथिक्स में मानव के कर्म की बात करते हैं, डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहां डीड्स का मतलब वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स है, ऐच्छिक कर्म से है, आचरण से है, व्यवहार से है। कौन से मानव के कर्म? ध्यान देना, दो शब्द है, मानव के कर्म। बट कौन सा मानव? तो मानव में तो बच्चे भी आ जाएंगे, मानव में तो पागल भी आ जाएगा, मानव में मूर्ख भी आ जाएगा, मंद बुद्धि वाला भी आ जाएगा। वो जो गजनी में था शॉर्ट मेमोरी लॉस, वो भी तो मानव है जिसको इस टाइप की बीमारी है। तो हम इथिक्स में ऐसे मानव की चर्चा नहीं करते। बच्चे, इनको नहीं लाएंगे इथिक्स में, उनसे नहीं इथिक्स को कोरिलेट करेंगे। चिल्ड्रन, पागल, वो जो कोई बीमारी हो गई हो, बीमार, मेंटली इल, हम ऐसे लोगों के कर्मों की बात इथिक्स में नहीं करते। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानवीय सह मतलब साथ, मानव के साथ संबंध। तो नीति शास्त्र का संबंध मानव के कर्म से, बट कौन से मानव के साथ है? तो मानव का मतलब बच्चों से नहीं है, यहां पर पागलों से नहीं है, बीमार किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया उससे नहीं है। आप किसी अपने विरोधी का भी नाम लिख सकते हो, वो भी इसी कैटेगरी में है। यहां मानव का मतलब है सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव। व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन बीइंग्स हियर? सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव। यहां मानव का मतलब सोशल ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन बीइंग्स मीन सोशल ह्यूमन बीइंग्स with normal mental status and health. Should be clear. This one is the meaning of the term human. हमारे सिलेबस में नीति शास्त्र मानवीय संबंध, ह्यूमन इंटरफेस। तो व्हाट डू मीन बाय द टर्म ह्यूमन हियर? Here human means not all human beings. We will not discuss deeds of a children. 2 साल का बच्चा है, उसने कोई सामान गिरा दिया, चोट पहुंचा दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे इसका कर्म जो है, बच्चे का कर्म रॉन्ग है, इसको आप पनिशमेंट दो। हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। कोई पागल है, पागल आके मान लो शीशा तोड़ दे आपका, हम ये नहीं कहेंगे इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग डीड से इसको पनिशमेंट दो। पागल है वो, जो आपका सबसे विरोधी है उसको भी ला के इसी कैटेगरी में रख सकते हो, वो भी इसी में आता है। ऐसा अपने खुशी के लिए कर सकते हो। So what do you mean by human here? Human means social human beings. Those who have normal mental status and health. हिंदी बोल सकते हो। यहां मानव का मतलब सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव से है। ध्यान देना, अंकिता मौर्य ओनली, जो समाज में नहीं रहता। मान लो कोई व्यक्ति समाज से अलग हट के चला जाए जंगल में, फॉरेस्ट में, 2 लोग चले गए जंगल में, वहां जंगल में जाके क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका एक्शन इथिक्स में नहीं डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे नहीं है। विल नॉट डिस्कस डीड्स ऑफ दोज पर्सन्स हु आर आउटसाइड फ्रॉम सोसाइटी। सोशल ह्यूमन बींग्स के डीड्स को हम डिस्कस करते हैं, मस्ट बी अवेयर।
क्लियर? मंजीत कुमार, ध्यान रखना, कौन से घाट का पानी पिए हुए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो 3 लाख में पढ़ा होगा तब पर भी यहाँ पे आके उसको कुछ नया चीज मिलेगा। और मैं तो चाहता हूं हमेशा कि पढ़े हुए लोग आ जाएं, तब उनको मैं समझाऊं। और कभी बार मैं ऑफलाइन क्लास में मैं तो खुली छूट देता हूं कि अगर जो हमसे पढ़ लिया उसको दूसरे लोग पढ़ा के दिखाएं, कठिनाई पैदा कर देगा, जहां जाएगा वहीं सामने वाले को कठिनाई पैदा करेगा। और 2.5 लाख वाले हमेशा आते हैं मेरे पास, पढ़ लिया है जोश में 2.5 लाख 3 लाख देकर, जमीन बेचकर आता है दिल्ली पैसा देने के लिए। क्लियर है? तो खान जी ने आपकी अच्छी व्यवस्था कर दी है। क्लियर? थोड़ा ध्यान देना, मानव का मतलब सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव। कर्म का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाई कर्माज? मानव के कर्म। कौन सा कर्म? व्हाट डू मीन बाई हियर एक्शन, डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स? कर्म 2 प्रकार के होते हैं, नोट करोगे। कर्माज आर ऑफ 2 टाइप्स। मानव के कर्म, हमने मानव का मतलब बताया कि मानव का मतलब सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला, सोशल ह्यूमन बींग्स। एंड व्हाट डू मीन बाई कर्मा? deeds of social human beings. But what kind of deeds? Deeds are of 2 types. One is sayas karma, voluntary action, and second one is involuntary action, anakshik karya. अनैच्छिक कार्य, सायास और ऐच्छिक कार्य, वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन. So here कर्माज means deeds means voluntary action of human beings. नोट कर लोगे, कर्म का आशय ऐच्छिक कर्म से है. नीति शास्त्र में मानव के कर्म का आशय सायास कर्म या ऐच्छिक कर्म से है. नोट करोगे ऐच्छिक कर्म क्या है? व्हाट डू मीन बाई वॉलेंट्री एक्शन? ऐच्छिक कर्म कौन सा कर्म है? व्हाट डू मीन बाई ऐच्छिक कर्म? नोट करोगे. दादा लिख रहे हैं थैंक यू खान सर एंड केजीएस टीम. तो जितना खान केजीएस ने जो व्यवस्था कर दी है, जितना जीएस में जितने कम फीस में, उससे ज़्यादा फीस तो मेरा इथिक्स का केवल रहा है. दुगने से ज़्यादा तो फीस मेरा केवल इथिक्स का रहा है. जो उतने कम फीस में आप, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा एक मात्रा बहुत है, तो मैनेज करने की स्थिति में है. अर्थात भाई एक अकेला इथिक्स का फीस इससे ज़्यादा है, पूरे पूरे कोर्स से ज़्यादा है. अभी मैं बता रहा हूँ सायास का मतलब क्या है. सायास मीन्स और वॉलेंट्री एक्शन, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन या ऐच्छिक कर्म हिंदी में. ऐच्छिक कर्म कौन सा है? वॉलेंट्री एक्शन मीन्स, इन इंग्लिश पहले लिख लो, डेलिबरेट एक्शन, दिस वन इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन. इंटेंशनल एक्शन, दिस इज नोन एज वॉलेंट्री एक्शन. पर्पजफुल डीड्स, इट्स नोन एज वॉलेंट्री एक्शन. डेलिबरेट, इंटेंशनल, पर्पजफुल, दिस इज नोन एज वॉलेंट्री एक्शन. नोट करोगे. ऐच्छिक कार्य वैसे कार्य हैं जो हम, ऐच्छिक कार्य वैसे कार्य हैं जो हम सोच समझकर, जानबूझकर, लिख लो आप, जो हम सोच समझकर, जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं. अपनी इच्छा से, जो हम सोच समझकर, जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं. यहां कर्मा, व्हाट डू मीन बाई कर्माज ऑफ ह्यूमन? व्हाट डू मीन बाई कर्माज और डीड्स? या डीड्स मीन्स वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन मीन्स डेलिबरेट एक्शन, इंटेंशनल डीड्स, पर्पजफुल डीड्स, डीड्स विच आर परफॉर्म टू फुलफिल सम सॉर्ट ऑफ एम. उसको हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं, जो मानव सोच समझकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है. इसी की चर्चा करते हैं इथिक्स में, ध्यान देना. अनैच्छिक कर्म, इसको हम बोलते हैं अनायास कर्म. अचानक जो हो जाता है, बिना सोचे समझे हो जाता है, अचानक बिना सोचे समझे ऐसे हो गया. जैसे मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, और जाते वक्त आपका हाथ किसी दूसरे से टकरा जाए,
अचानक टकरा जाए, संभव है भीड़ में चाह रहे हो, अचानक टकरा जाता है। और अगर वो आपने जो हाथ टकराया सामने वाले से बिना सोचे समझे, बिना कि डेलिबरेट एक्शन नहीं है, तो आप सॉरी बोलोगे, मामला खत्म हो जाता है। सॉरी बोल दिए, मामला स्टॉप। अब वहां पे हम डिस्कस नहीं करते हैं कि ये देखो ये तो रॉन्ग है, अब इसको पनिशमेंट होगा। अगर हाथ आपने जानबूझकर डेलिबरेटली आपने सामने वाले के हाथ को टच किया है, तो फिर तो अब चर्चा होगी ये तो रॉन्ग है, और अब तो पनिशमेंट होगा या कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इंटेंशनली यू हैव टच्ड अदर हैंड। तो अगर आपने जानबूझकर सोच समझकर किया है, सामने वाले को हाथ से हाथ टकराया है, तो फिर इथिक्स का बात, अब वहां इथिक्स आएगा कि दिस वन इज राइट और रॉन्ग। फिर हम कहेंगे ये तो रॉन्ग है, आपने इंटेंशनली सामने वाले के हाथ को टच किया है, और जब रॉन्ग हुआ तो देन पनिशमेंट विल बी देयर। राइट होगा तो रिवार्ड भी हो सकता है, प्रेज भी हो सकता है, और अगर रॉन्ग होगा तो पनिशमेंट हो सकता है, कुछ डांट फटकार भी मिल सकती है। तो हम इथिक्स में मानव के कर्म की बात करते हैं। इन इथिक्स वी डिस्कस डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट नॉट ऑल डीड्स। वी डिस्कस वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम मानव के ऐच्छिक कर्मों की बात नीति शास्त्र में करते हैं। मानव के अनैच्छिक कर्म, अनायास, अचानक, इनकी बात इथिक्स में नहीं करते हैं। मान लो आप बैठे हुए हो और छींक आ जाए और सामने वाले को चोट पहुंच जाए, तो ये अचानक हुआ ना, आपने प्लानिंग के तहत तो छींक नहीं मारी, चोट लग गई। आप सॉरी बोल दो, थोड़ा माफी मांग लोगे, मामला दफा दफा। और जानबूझ के सामने वाले को डेलिबरेटली, इफ यू आर गोइंग टू हर्ट समवन, देन एक्शन विल बी रॉन्ग एंड पनिशमेंट। 2023 में, पिछले साल यूपीपीसीएस में मेंस, यूपीपीसीएस में मेंस में सवाल पूछा, नीति शास्त्र में मानव के कर्म का आशय बताइए। व्हाट डू मीन बाय एक्शन इन एथिक्स, एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। कई लोगों को ऊपर से निकल गया, 2.5 लाख में पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आया करें क्या, 3 लाख दिए हुए थे, 100 डेज की क्लास लिए हुए थे लोग, 100 डेज, दशा बिगड़ गई। केवल एक आसान सवाल पूछ लिया, बॉटम लाइन का सवाल पूछ लिया, मानव के कर्म का मतलब क्या है। तो मानव के कर्म का मतलब, इथिक्स में मानव के कर्म का मतलब सायास कर्मों से, वॉलेंट्री एक्शन से। ये डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन्स वॉलेंट्री एक्शंस, actions which are performed deliberately, intentionally to fulfill some sort of purpose, and then question will be arise, it is right or wrong. जो अनइंटेंशनल डीड से अचानक हो जाता है, उसके लिए आप सामने वाले, यू कांट, आप उसके लिए वो नहीं बोल सकते ये रिस्पॉन्सिबल है, अचानक हो गया है। ऐसा कई बार हो जाता है। आप भीड़ में जाते हो, कई बार आपका शरीर टच कर देगा, टच हो जाएगा। अगर इंटेंशनली टच कर रहे हो तो रॉन्ग, पनिशमेंट। और ऐसे भी तो संभव है, भीड़ भाड़ में हो जाता है कभी कभी। क्लियर? ये 2023 में यूपीपीसीएस का सवाल पूछ लिया, तो बता देंगे। क्लियर? तो यहां कर्म का मतलब, मानव के कर्म का मतलब मानव के सायास कर्म से है, ऐच्छिक कर्मों से। तभी तो उसी के लिए हम रेस्पॉन्सिबल है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर वॉलेंट्री एक्शंस, मस्ट बी अवेयर। Since in ethics a lot of discussion regarding responsibility of action. If you perform any deed, it means you are responsible for that deed. And responsibility can be decided only when, if you have done that particular deed intentionally, deliberately, to fulfill some sort of purpose with your own will, then you are responsible for that action. क्लियर? श्रेया चौहान इथिक्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे 1 साल से पढ़ रहे हो थोड़ी है। इथिक्स का मेरा बैकग्राउंड 92 से है, और पहले 89 से है। 94 में तो मेरा पीजी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखना।
2 लाख वाले आपके नोट्स को मांगेंगे, ध्यान रखना सांची, उनके नोट्स की आपको जरूरत नहीं है। नो वेयर। क्लियर? क्लियर? ये पहला तो ये ध्यान करो ना, हमारे सिलेबस में नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, तो नीति शास्त्र का किसके साथ संबंध है? नीति शास्त्र, ethics is related to deeds of human beings. What do you mean by human beings? Here human beings means social human beings, which is normal mental status and health. सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव, ये मानव का मतलब है। फिर है मानव के कर्म से इथिक्स का रिलेशन है। बट व्हाट डू मीन बाय डीड्स हियर? डीड्स डजंट मीन ऑल काइंड्स ऑफ डीड्स। डीड्स और एक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। Ethics is related to voluntary actions of human beings, voluntary action of social human beings. सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्म, ये इथिक्स का सब्जेक्ट मैटर, इसके साथ इथिक्स का संबंध है। यही तो सिलेबस में है। इथिक्स में है मानवीय सहसंबंध। तो मानव के साथ कौन से मानव? हमने कहा नीति शास्त्र का मानवों के साथ संबंध है, बेसिकली मानव के कर्म के साथ संबंध है। मानव का मतलब कौन से मानव से, और मानव के कौन से कर्मात से है? तो ये मानव के कर्म, कर्म और एक्शन, एक्शन मीन्स वॉलेंट्री एक्शंस, एंड ह्यूमन बींग्स मीन्स सोशल ह्यूमन बींग्स। दैट्स ऑल। मनीषा, पिछली बार मैंने जो ऐसे पढ़ाया था वो हूबहू 250 125 नंबर में आया था। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। क्लियर? एज इट इज आया था, 4 दिन पहले लिया था मैंने। उस पर भी कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे, शुरुआत में नेगेटिव किए हुए थे, बाद में वो सब पछता रहे होंगे कि गलत जगह मैंने कमेंट कर दिया है। एज इट इज वही सवाल 125 नंबर में आ गया। ये 2.5 लाख वाले में किसी का पढ़ाया हुआ 5 नंबर का लड़ जाता, इसको गांव-गांव में पहुंचा देते सब, और मिलियंस व्यू हो जाते, उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते कि मेरा 5 नंबर का सीधे सीधे लड़ गया है। 10 नंबर का लड़ने पे ये लोग इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, 2.5-3 लाख वाले कोचिंग वाले गांव-गांव में पहुंच जाते हैं। घर घर के मोबाइल पे आता कि इनका पढ़ाया हुआ 10 नंबर का एज इट इज लड़ गया है। यहां 125 नंबर लड़ा था, एज इट इज 100% डिट्टो। केजीएस के प्लेटफॉर्म पे मैंने लिया था और बहुत जानदार उस पर रिस्पॉन्स मिला मुझे। ठीक है कि उसको कुछ 60-65 हज़ार लोगों ने देखा, मिलियन में तो नहीं गया ना। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे, अच्छे से पढ़ोगे मन लगा के, तो ये कोई असंभव टाइप का एग्जाम नहीं है। अपने पास व्यर्थ की सामग्री इकट्ठा मत करो, ऑथेंटिक सोर्स हो आपका, और try to go through that source, that material again and again, and then try to practice, writing practice खूब करो, and just after that go through previous year's questions. ऐसा करोगे तो कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखना, अच्छी सामग्री और बारंबार अभ्यास, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इतना रखो, रास्ता बनता रहेगा। 42% पे क्वालिफाई लोग में फाइनली सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी में 42% पे हुआ है। कौन सा 42% ज़्यादा नंबर है? ठीक से पढ़ोगे तो होगा, क्यों नहीं। और मैं जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, 500 नंबर तो मैं ही पार्ट ले रहा हूँ इथिक्स और ऐसे का, 500 मार्क्स है। यहीं पे आप पता चलता है 50+ पालोगे, 50% प्लस ठीक से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और जीएस में फर्स्ट पेपर में तो लोग 30% पाके आईएएस बने हैं इस बार, ओनली 30%, एंड आईएएस बन गए हैं। तो यहां 500 नंबर ठीक से पढ़ लो इथिक्स और ऐसे में, मेंस में अच्छी स्थिति में रहोगे, सुखद स्थिति में रहोगे। क्लियर? तो कल देखेंगे शेष पक्षों को, आगे बढ़ेंगे। टुमारो आई विल डिस्कस एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। हम इसको देखेंगे कल, सार तत्व को। आई विल डिस्कस टुमारो द टर्म एसेंस, सार तत्व लिखा हुआ है, उसकी चर्चा कल करेंगे। क्लियर? थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे।